चलिए बात करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। पीडीएफ सबके पास है? आकांक्षा और आरती, क्या आप लोग के पास पीडीएफ है क्लास का? आकांक्षा? नो सर, मेरे पास नहीं है, बट मेरे पास बुक है, पीडीएफ नहीं है। 10th की न्यू बुक है। अच्छा आकांक्षा, एक काम और करना तुम कि तुमने आज मुझे अभी नंबर पे कॉल किया हुआ था। हाँ जी। तो उसी सेम नंबर पर मैं व्हाट्सएप पर भी हूँ, तो मुझे ठीक है एक सर। व्हाट्सएप कॉल कर देना। और व्हाट्सएप हाँ। कॉल करने के बाद जो है तुम्हें एक ग्रुप में जोड़ देंगे जिसमें लड़के और लड़कियां सब होते हैं, आपस में अच्छी डिस्कशन करते हैं, रिवीजन वगैरह भी ये लोग टाइम टू टाइम करते हैं, तो उससे तुम जुड़ो। और जी सर। जहाँ पर दिक्कत आ रही है उसको जो है सॉर्ट आउट करेंगे। अच्छा, लड़कियों में से या लड़कों में से कोई एक बात बताएं, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ईमानदारी से बताइएगा। कभी ऐसा होता है कि आप लोगों को ग्रुप की वजह से अनवांटेड कॉल आती हैं? सार्थक? हाँ सर, हुआ है पहले। इस ग्रुप का तो मैं कह नहीं सकती, बट पहले ग्रुप में जो ज्वाइन था उसमें हुआ है। अच्छा, नहीं ऐसी पर क्लासेस सुबह में भी आ रहे थे सर। आज सुबह में मुझे तो सर नहीं है कभी। तुम्हें तो बेटा जो है तुमको जानता होगा, तुम करेगा भी नहीं, है ना। हिंदुस्तान में तुम्हारी जैसी ही लड़कियां होनी चाहिए, तुम तो वैसे उसका दातुन कर जाओ। लड़कों में से किसी को जो है इस तरह की कॉल आई हो? नहीं आई सर। सर आई नहीं है, बट सुबह ग्रुप में से कॉल कोई कर रहा था, ये मैंने देखा है। वो कोई नंबर से अनु ने किया था, वो गलती से कर जाती है। नहीं, ऐसे जैसे कि आपसे जो है पर्सनल बात करने के लिए कोई जो है अलग से फ़ोन कर रहा हो, मतलब कोई छेड़ने वड़ने के नज़रिए से या दोस्ती उस्ती करने के नज़रिए से, वैसा। वो तो जो सामूहिक कॉल गलती से लग जाती है किसी की, अब मैं ही कर लेता हूँ। महेश बता रहे नहीं है, तो महेश इस बात का अफसोस तो नहीं आ रही? नहीं सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रही, बिल्कुल भी, बिल्कुल सेफ और सिक्योर है सर। ठीक है, लड़कियां भी जो है सेफ और सिक्योर हैं इस मामले में? जी सर। ओके, गुड। यस सर। तो आना नहीं चाहिए, और अगर आता है तो फिर मैं ये उम्मीद करूँगा कि आकांक्षा, आरती, आप सभी लोग जो है उसको तुरंत जो है रिएक्ट करिएगा, उसको बर्दाश्त मत करिएगा, ठीक है। और इस ग्रुप का मतलब ये है कि मैं लड़कियों को कभी भी दीनहीन अकिंचन प्राणी नहीं समझता हूँ, और यू कैन रिएक्ट इन व्हाट मैनर यू वांट। और इसी तरह से लड़कों, अगर तुम्हें कोई लड़की इस तरह से कॉल करती है, कोई लड़का इस तरह से कॉल करता है कि जो कि नहीं करना चाहिए, तो फिर आप जो है उसको जो है विरोध करिए, क्योंकि समाज में ऐसा नहीं होता कि हर बार आप जो है चीज़ें छोड़ करके भाग सकते हो, ठीक है। और ये भैया हमारी इसको अफसाना को नहीं पता कि क्लास शुरू हो गई है। मैं अफसाना को मैसेज डाल दूँ। एक टास्क भी मैं देना चाहता हूं आप लोगों को, और वो टास्क क्या है कि वर्किंग प्लेस पर महिलाओं का जो उत्पीड़न होता है उसको लेकर के पहले सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन थी, और अब जो है संसद ने उस पर कानून बना दिया है। तो मैं चाहता हूं कि एक दिन क्लास में आप लोग आपस में उस पर जरा ग्रुप डिस्कशन करिए। तो कौन सा दिन आप लोग चुनेंगे ग्रुप डिस्कशन के लिए? संडे। फ्राइडे को? संडे सर, संडे सर। संडे रखेंगे? संडे सर। ओके, डन, संडे रखिए, पर उसको तैयार कर लीजिए ग्रुप डिस्कशन के तौर पर। आप लोग जो है आपस में डिस्कस करिएगा, ठीक है।
आइए, आज की क्लास जो है वो बहुत मज़ेदार होनी है। मज़ा आएगा। राहुल गांधी अजीब से बोलते हैं ना, मज़ा आएगा, तो वैसा वाला मज़ा आएगा आज। पहले मैं इसको कर दूं, इवन अभी वी नॉट फीलिंग दैट मच गुड। हाँ अनूप बोलो। सर मेरे ग्रुप में वो जो ज्वाइन कर कल तुम्हारा मैं फिर स्टेटस देख रहा था अनूप। क्या वो सर वो मैं वहाँ पर गया था मंदिर पे जागरण था ना। तो तुम वहाँ क्या करने गए थे? वो मंदिर में जागरण था, पूजा तो होती थी। तुम्हें वहाँ पर क्या काम था? सर ऐसे ही गए थे, हैं? ऐसे ही गए थे। ऐसे क्यों गए थे? पीछे की क्लास का तुम्हारा अता पता नहीं, एक आंसर राइटिंग तुम्हारी हुई नहीं है, तुम जा रहे हो जागरण जगाने। डांस का तुम जो है वीडियो डाल रहे हो, यह आईएएस बनने वाले लड़कों के लक्षण है। इतना पहले तुमको समझा चुके हैं, तुम्हारे जो है पेट नहीं भर रहा है कि तुम पर जो है पूरी क्लास में खर्च किया करूं। आईएएस बनोगे तुम इस तरह से जागरण जगा करके? नहीं जाएंगे सर ऐसे। वीडियो डाल रहे हैं कि जागरण चल रहा है। चलिए साहब, भारत की विविधता पर चर्चा करनी है और भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता पर यहाँ से चर्चा जो है हम लोग शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया इन्होंने जो है इसको लिया है और ये कहते हैं कि भारत में जो जनगणना होती है वो 10 साल के बाद होती है। पहली जनगणना आज़ाद भारत में जो है वो 1951 में हुई थी। इस साल के जनगणना के आंकड़े अब तक आ जाने चाहिए थे, लेकिन कोविड के कारण जनगणना के आंकड़े नहीं आए हैं। आज तक मतलब कि मेरे पैदा होने के बाद तो 4 जनगणना हो चुकी है, लेकिन कभी कोई जनगणना अधिकारी मुझे नहीं मिला। तो पता नहीं मैं इस देश की जनगणना में आता भी हूँ कि नहीं आता हूँ। जनगणना विभाग के लोग जो होते हैं वो तमाम तरह से आंकड़ों को जुटाते हैं और उसमें बहुत सारे प्रश्न होते हैं। प्रश्नों के मानक जो होते हैं वो जनगणना जो आयुक्त होते हैं उनके जरिए तय किए जाते हैं। हालांकि उसमें सरकार के दिशा निर्देश पर होते हैं। अगर कोई यह कहता है कि जैसे धर्म के मानने में है, तो वो कहता है कि वह किसी धर्म को मानने वाला है या किसी धर्म को नहीं मानने वाला, तो फॉर्म में वैसा ही दर्ज किया जाता है। जैसे कि मुझे याद आता है कि अमिताभ बच्चन के पास जब गए थे आज से 2 जनगणना पहले, तो अमिताभ बच्चन ने जनगणना में दर्ज किया था। उनसे पूछा गया कि आपका धर्म क्या है, आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि क्या हैं? तो अमिताभ बच्चन ने दर्ज किया था कि वह भारतीय हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान नहीं, मेरा धर्म भारतीय है। हालांकि भारतीय होना उनकी राष्ट्रीयता है, धर्म की जो परिभाषा है उसमें भारतीयता तो नहीं शामिल होती है, लेकिन दर्ज किया गया। क्यों दर्ज किया गया? क्योंकि वह इस चीज को मानते हैं और कहते हैं कि देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों की संख्या और उनके अनुपात में आए किसी बदलाव के लिए हमारे पास विश्वसनीय सूचनाएं हैं। और ये कहते हैं कि नीचे एक चार्ट भी दिया हुआ है जिसमें ये कहते हैं कि देश में तमाम धर्मों का अनुपात क्या है, इसके लिए जो है काफ़ी आंकड़े हमारे पास हैं। और ये भी हम जानते हैं कि सोशल मीडिया पर अक्सर ये चलता है कि इतने सालों में मुसलमान जो है इतने % हो जाएंगे, और मुसलमान अगर इतने % हो जाएंगे तो मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान पर राज करने लगेंगे, वो गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं, फलाना है ढिमाका है। याद रखिए कि मुसलमानों को इस देश में 30% की आबादी अगर इसी दर पर भी बढ़ी तो अगले 200 साल लगेंगे, और 200 साल तक तो धरती ही नहीं रहनी है। ये तो अगले 30 साल में जो है हिंदुस्तान का बड़ा हिस्सा जो है वो मरुस्थल में तब्दील हो जाएगा और आबादी भारत की बहुत तेजी से गिरेगी। और प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 1961 के बाद से अगर कहा जाए तो हिंदू, जैन और ईसाई समुदाय का जो है हिस्सा मामूली रूप से घटा है।
हालांकि ईसाइयों पर भी बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का आरोप लगाया जाता है, जबकि मुसलमान, सिख और बौद्धों का हिस्सा जो है मामूली रूप से बढ़ा है। अगर सबसे अधिक किसी का जो है हिस्सा बढ़ा है तो वो मुसलमानों का बढ़ा है। और सोशल मीडिया जो है एक बात को लगातार उठाती है कि देश की आबादी में मुसलमानों का प्रतिशत इतना बढ़ जाएगा कि दूसरे धर्म या धार्मिक समुदाय जो होंगे वो उनसे पीछे चले जाएंगे। और इसके लिए जो है जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो सच्चर कमेटी का गठन किया गया। सच्चर कमेटी ने जो बताया कि मुसलमानों की आबादी में अनुपात थोड़ा जरूर बढ़ेगा, लेकिन अगले 50 सालों में ही यह बढ़ करके बहुत अधिक हो जाएगा, तो 3 से 4% ही होगा, यानी कि तकरीबन 14% के आसपास है। तो 50 साल में जो है इनकी आबादी 17 से 18% हो जाएगी, बस इतना ही बढ़ेगा। तो इससे जो है एक चीज बिल्कुल साबित होती है। और एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पर और भी बताऊं कि अगर जो है देश में सबसे तेजी से किसी धर्म की आबादी घटी है, मतलब कि दशकीय प्रतिशत के रूप में, कि एक दशक में जो गिरावट आई है, सभी धर्मों में जो ग्रोथ रेट है, जो वृद्धि दर है, वो सबकी गिरी है, सभी धर्मों की गिरी। और सबसे अधिक अगर जो है दशकीय वृद्धि दर में कमी देखी गई है, इस शब्द को जो है आप लोग पकड़ करके चलिएगा, ये आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये शब्द जो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, ये शब्द है दशकीय वृद्धि दर। क्या शब्द मैं दे रहा हूँ? दशकीय वृद्धि दर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना? तो ये दशकीय वृद्धि दर में सभी धर्मों में गिरावट आई है, लेकिन सर्वाधिक यानी कि एक दशक में कितने प्रतिशत किसकी आबादी बढ़ती है, तो जो 1991 से 2001 तक जो है सभी धर्मों की जो आबादी बढ़ी है, उसका जो रेशियो रहा है वो 2001 से 2011 तक के बीच में आबादी तो बढ़ी है, लेकिन आबादी के बढ़ने की दर जो है उसमें कमी आई है। तो सर्वाधिक कमी अगर किसी एक धर्म में आई है तो वह मुस्लिम्स में आई है, इस्लाम में आई है। तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नॉलेज के जो ठीक उलट जाता है, 3 से 4% भी होता है। अगर सभी जातीय समूहों पर कहा जाए तो उनमें भी जो है काफ़ी गिरावट आई है। और इसी के उलट बनिस्बत एक बात और बताऊं, तमाम दुनिया में हिंदुओं और मुसलमानों की आबादी जो है वो बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलिया में हिंदू और मुसलमानों की आबादी इस समय समान रूप से चल रही है, 3% जो है दोनों की है। हालांकि इसमें भी हिंदुओं की आबादी स्लाइटली जो है थोड़ा सा ज़्यादा है। इतना ही नहीं, जो गल्फ के देश हैं, कतर जैसे देशों में, वहां पर भी हिंदुओं की आबादी इस समय बढ़कर के 12% से भी ऊपर चली गई है। तो अगर यहां पर आबादी कम हो रही है तो कहीं ना कहीं और आबादी जो है वह बढ़ रही है। इसका एक कारण आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि केरला वगैरह से बड़ी संख्या में जो आबादी है वो साउथ वगैरह, साउथ बोल रहा हूँ, ये सऊदी अरबिया वगैरह जैसे देशों में जो है जाती है, वहाँ पर ये लोग जॉब वगैरह करते हैं। तो जब आप काउंट करते हैं तो जो माइग्रेट आबादी होती है वो जो है काउंट में नहीं आती है। तो कई बार ये लगता है कि आबादी जो है हमारे यहाँ घट रही है लेकिन और जगहों पर बढ़ रही है। यहीं पर मैं आप लोगों के साथ अगर गुफ्तगू करूं तो ये एक मैं आप लोगों को एक पॉइंट जो है बताना चाहता हूं। पता नहीं आप लोग मेरी बात से एग्री होंगे भी कि नहीं एग्री होंगे, परंतु आप लोगों को जो है जानना चाहिए। और ये बात तब की है जबकि आप लोगों की तरह मैं भी जो है एक स्टूडेंट हुआ करता था। और एक जो है जनसंख्या पर लगाम कैसे लगाएं, इस मुद्दे पर जो है एक सेमिनार था, उसमें जो है डिबेट थी, उसमें मुझे बोलना था। और हम लोग का ग्रुप था, ग्रुप को बोलना था। और
बहुत अच्छे अच्छे लोग थे उसमें शामिल। तो उस डिस्कशन में मैंने एक बात कही थी, या हमारे ग्रुप ने एक बात कही थी, और उसने जो है कहा कि भारत की आबादी का तकरीबन जो है 25% हमें जो है बाहर भेज देना चाहिए जॉब वगैरह के सिलसिले में। जब ये बाहर जाएंगे तो एक तो हमारे देश की आबादी जो है कम होगी। अगर हम 25% आबादी को कम कर दें, किसी भी नेता के पास ये विजन नहीं है देश की आबादी को। अभी देखिए ना, जो अनपढ़ जाहिल गंवार नेता होते हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आबादी कम करिए। मनमोहन सिंह कहते हैं कि आबादी कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आबादी जो है वो एक पॉजिटिव साइन है हमारे लिए, वो एक तरह का लाभांश है हमारे लिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा यूथ आबादी होगी उतनी ज़्यादा कमाएंगे। और 2030 तक माना जाता है कि हमारे देश में युवा आबादी बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद घटेगी। परवेज हैंड डाउन। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, अभी मुझे बोलने दो, फिर तुम्हारा क्वेश्चन नहीं है, तब तक कमेंट बॉक्स में लिख दो। तो वो कहते हैं कि आबादी जो है दैट शुड कम डाउन, वो नीचे आनी चाहिए। अच्छा साहब, आबादी नीचे आनी चाहिए, तो आबादी अगर नीचे आएगी तो जाहिर सी बात है कि काम करने वाले लोग भी कम हो जाएंगे, और रोजगार के जो है अवसर छोड़िए, उत्पादन की संकट खड़े हो जाएंगे देश में, जैसे कि बहुत सारे देशों में हो रहा है। परंतु अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं इस समस्या से कैसे निपटता। मैं ये WTO का एक जो समझौता है, वो समझौता इस तरह से तमाम देशों के बीच में है कि दुनिया के सभी देश मुक्त व्यापार के लिए अपनी अपनी सीमाएं खोलेंगे, और एक देश का माल दूसरे देश में बिकेगा, और उसके ऊपर कोई देश जो है मनचाहा रूप से टैक्स या किसी अन्य तरह का जो है सीमा निर्धारित नहीं करेगा कि कितना बिकना है। अब इसी बात को जो है यहाँ पर यह भी कहा गया है कि इसी तरह से जो श्रमिक होंगे उनका भी फ्री फ्लो होगा। सामान अगर आएगा तो श्रमिक भी आ सकता है। तो भारत को तमाम देशों से कहना चाहिए कि भैया, अगर हम तुम्हारे देश का माल अपने यहाँ जो है रिसीव करने को तैयार है तो तुम हमारा श्रमिक भी रिसीव करो। परंतु हम ये जानते हैं कि अमेरिका जो है वो वीज़ा पॉलिसी को जो है बहुत कठिन बना देता है। एलन मस्क को बोलो कि परवेज लिखते हैं कि एलन मस्क कहते हैं कि दुनिया की आबादी और नहीं बढ़नी चाहिए, तो एलन मस्क को बोलो कि IAS मार्गदर्शक पर जो है NCERT बैच ज्वाइन करें, और हम लोग एलन मस्क को जो है फीस में 20% का डिस्काउंट देंगे। सर बढ़नी चाहिए, ऐसा बोल रहा हूँ। बढ़नी चाहिए, नहीं वो गलती से हो चुका है। हाँ, बढ़नी, उन्होंने बोला है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे को। हाँ तो ठीक है, फिर वो NCERT बैच ना ज्वाइन करें। अगर सिविल की तैयारी करनी हो तो कर सकते हैं, ठीक है। पूछ लेना एक बार उससे, एलन मस्क से, कि UPSC तैयार करना है क्या उसको। पर मुझे लग रहा ओवर एज हो गया होगा अब, नहीं? हाँ महेश, पिछले दरवाजे से ले लेंगे सर। हाँ, ये लेटरल एंट्री के जरिए, ठीक है। हाँ अनिका। हाँ सर, मैं कह रहा था बैकडोर एंट्री कर लेंगे सर। हाँ, लेटरल एंट्री, वो बैकडोर एंट्री लेटरल एंट्री बोलते हैं। सही है, सही है। वो तो पैसा वैसा दे करके चला भी जाएगा, आजकल वैसे भी उद्योगपतियों के पौबारा हैं। तो अनिका टिकी है कि अनिका चली गई? चली गई होगी अब तक। अगला जो हम लोग इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, तो अगर क्या होगा कि अगर इंडिया अपनी 25% पॉपुलेशन को जो है बाहर कर देती है, अब अमेरिका क्या करता है कि वो वीज़ा के शर्त को कठिन कर देता है। अगर अमेरिका वीज़ा के शर्त को कठिन कर देता है तो हमारे देश को प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए कि आंखें लाल लाल करके 56 इंच का सीना वाला अगर प्रधानमंत्री होगा तो अमेरिका को आंखें लाल लाल करके दिखाएगा। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कर रहा है। तो देश का जो प्रधानमंत्री होना चाहिए उसे
कहना चाहिए कि हिसाब किताब तो तभी बराबर होगा ना कि अगर हम तुम्हारा माल लेते हैं तो तुम भी हमारे श्रमिक लो, और अगर तमाम दुनिया ले ले तो भारत बिना कोई लड़ाई लड़े तमाम देशों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर सकता है और उन पर कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि अगर आबादी गई तो एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, चार पीढ़ी के बाद वो वहाँ के वोटर बन ही जाएंगे, और वोटर बन गए तो फिर जाहिर सी बात है कि जिस ब्रिटेन ने 200 साल शासन किया, कहने भर को ही सही, हालांकि उससे ज़्यादा का मतलब नहीं है कहने भर से, लेकिन आज एक भारतीय मूल का व्यक्ति, हालांकि वो भारतीय मूल का है, नागरिक वो ब्रिटिश ही है, वो वहाँ का जो है प्रधानमंत्री बन जाता है। हालांकि उससे भारत को कोई फ़ायदा नहीं होगा, मुझे लगता है कि इससे उल्टा नुकसान होगा भारत को, चाहे वो कमला हैरिस हो चाहे ऋषि सुनक हो, क्योंकि वो एक कहीं न कहीं दबाव में होंगे कि वो भारत के प्रति पक्षपात करते हुए ना दिखाई दें, तो वो भारत के खिलाफ। और ये अब तक देखा भी गया है कि ऋषि सुनक के जो कमेंट्स रहे हैं या फिर जो कमला हैरिस का एक्शन रहा है वो एंटी इंडिया ही कुछ हद तक माना जाना चाहिए। लेकिन आईआर की जब क्लास होगी तो उसमें मैं इस टॉपिक पर और दी जाऊँगा। लेकिन ये माना जाना चाहिए कि कहीं न कहीं भारत अन्य देशों पर कब्जा करने में सफल हो जाएगा आने वाले समय में, और नहीं कब्जा कर पाएगा तो कम से कम नियंत्रण करने में सफल हो जाएगा। बड़े मात्रा में जो है फॉरेन करेंसी जो है वो भारत आएगी और भारत के साथ पूरी दुनिया का लगाव बना रहेगा। अब गल्फ कंट्रीज़ में, अरब देशों में मंदिरों का बनना ये कोई संयोग की बात नहीं है। ये जो 12% से ऊपर की आबादी चली गई ना वहाँ पर हिंदुओं की, इसकी वजह से वहाँ पे मंदिर बन रहे हैं। तो आप लोग क्या ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए? तभी जो है समस्याओं का वास्तविक समाधान होगा। और अगर देश की आबादी आपने कम कर दी तो ये नुकसान कर जाएगा, है? बड़े पैमाने पर नुकसान करेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ ना, कुछ तो बोल दिया करो। यस सर। तो चलिए जी सर। आगे देखते हैं कि और क्या बोल रहा है। ये कह रहे हैं कि 3 से 4% ही जो बढ़नी चाहिए। जनजातियों में अगर बात करें तो अनुसूचित जाति और जनजाति की गिनती अलग से दर्ज की जाती है। इन दोनों बड़े समूहों में ऐसी सैकड़ों जातियां हैं और आदिवासी समूह शामिल हैं जिनके नाम सरकारी अनुसूची में दर्ज हैं। इसी के चलते इनका नाम के साथ अनुसूचित शब्द लगाया जाता है। एक विशेष सूची में जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है उसमें नाम होने के कारण इनको अनुसूचित बोला जाता है ना, ये अनुसूचित कहलाते हैं। तो इसमें इनका नाम जो है दर्ज होता है। एससी और एसटी शब्द में यही एक जो है विशिष्टता है। अब ये कहते हैं कि अनुसूचित जाति में जिन्हें आमतौर पर दलित कहा जाता है, सामान्यतः वे हिंदू जातियां आते हैं जिन्हें सामाजिक दृष्टि से अछूत माना जाता है। और ये जो अछूतपन है वह 1-2 दिनों में जो है जन्म नहीं लिया है, बल्कि वह 1-2 दिनों के मुकाबले वह जो है काफी लंबे समय से ये ऐतिहासिक रूप से दर्ज होता है। यह 1-2 दिनों के जो है परिणाम के तौर पर नहीं माना जाना चाहिए। यही आरक्षण के पीछे की जो है दृष्टि भी रही है कि आरक्षण जो जन्म लेता है वो इसी वजह से जन्म लेता है। और अनुसूचित जनजातियों में आदिवासी लोग माने जाते हैं जो आमतौर पर पहाड़ी और जंगली इलाकों में रहते हैं और बाकी समाज से ज़्यादा मेलजोल नहीं होता है। आज अभी राहुल गांधी जो है गुजरात में स्पीच दे रहे थे, तो मैं उनको लाइव सुन रहा था। हम बहुत नॉलेजेबल बंदा है, उसको सुनने में एक जो है बौद्धिक संतुष्टि मिलती है। तो उसने कहा कि इनको बनवासी आज की तारीख में जो है गुजरात सरकार कहती है। उसने कहा कि बनवासी शब्द गलत है। क्यों? क्योंकि पहले तौर पर आपने ये मान लिया, उनका राहुल गांधी का कहना है कि जो आदिवासी हैं उनको आदिवासी कहिए, बनवासी मत कहिए। आदिवासी इसलिए कहिए क्योंकि इस देश के मूल निवासी वही लोग हैं और आज देश में हम जो कुछ भी पाते हैं वो इन्हीं के जरिए, इन्हीं की बदौलत हम पाते हैं। पहला संसाधनों पर हक अगर किसी का हो सकता है तो इन्हीं का हो सकता है। यही इस देश के मूल निवासी के तौर पर जाने जाते हैं। कहते हैं कि जब हम इनको बनवासी कहते हैं तो हम ये कहते हैं कि तुम जमीन जंगल के उधर ही रहो,
तुम्हारे शहरी सभ्यता में तुमको आने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम शहरों में आ गए और शहरों में आने वाले किसी व्यक्ति को आप वनवासी कह करके बुलाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप उन्हें एक उपेक्षा की दृष्टि से देख रहे हैं। दूसरी चीज उनका ये कहना था कि ये वनवासी पहले कह करके आपने उनको शहरों से काट दिया और फिर जो है वनों का जो है, जंगलों का आप जो है पट्टा दे करके, चूंकि आपने पेशा को सही ढंग से लागू नहीं किया हुआ है तो आप जो है उनको उससे भी वंचित किए देते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, ये आदमी जो है बात सही बोल रहा है। तो आदिवासी कौन से लोग हैं? आदिवासी वे लोग हैं जो कि जंगलों में रहते हैं और या जंगल शब्द से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि अगर हम ये कहें कि ये जो है प्राकृतिक जो आवास होता है ये उनमें रहते हैं और प्रकृति के सानिध्य में रहते हैं। प्रकृति से जितना लेते हैं उतना ही प्रकृति को वापस कर देते हैं। पीछे की क्लासेस में बात हो चुकी है। 2011 में देश की आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा 16.5% और अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 8.6% हुआ करता था। अभी तक जो है पिछड़ी जातियां जो होती हैं, अन्य पिछड़ी जातियां, उनकी जो है गिनती नहीं होती है। जब अन्य पिछड़ी जातियों की गिनती होगी, हालांकि इसको लेकर के समाज में मांग बहुत अधिक है और इसको जितना अधिक मांग है उससे कहीं ज़्यादा जो है इसको नकारने की भी जल्दी जो है लोगों के अंदर बनी हुई है कि लोग कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, अन्य पिछड़ी जातियों की जो है अलग से गिनती नहीं होनी चाहिए। पर मुझे ये लगता है कि गिनती कराने में गलती ही क्या है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जब वो अपने कैंडिडेट को जो है टिकट देती हैं तो वो कास्ट की गिनती के आधार पर ही देती हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSO, नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये NSS हुआ, नेशनल सैंपल सर्वे, NSS या नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। 2004-05 में जब इसने गिनती कराई थी तो जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं उसका जो है उन्होंने माना था कि तकरीबन 41% है। इस प्रकार के मुल्क की आबादी में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों का हिस्सा लगभग 2/3 तथा हिंदुओं की आबादी का लगभग 3/4 है। ये 75%। लेकिन कई बार जो है जैसे कि कांसीराम जैसे विचारक ये मानते थे कि नहीं, अगर SC, ST और OBC को मिला दिया जाए और साथ में ये लोग जो है टोटल आबादी में इनको 85% मानते हैं। हालांकि इस जनगणना का आधार क्या है ये कहीं पर भी स्पष्ट नहीं है। इसका मूल आधार जो उन्होंने दिया था वो ये दिया था कि जब मंडल कमीशन की स्थापना की गई थी, ये शायद 1978 में हुई थी मंडल कमीशन की स्थापना, 77 या 78 में हुई है। जोगिंदर नाथ मंडल उनका पूरा नाम था और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया था कि ये तकरीबन जो है 85% हैं और 15% ही जो है समर्ण हैं और इसको लेकर के तब से काफ़ी जो है विवाद जो है बना हुआ है। अब अगर आप देखेंगे तो ये बार बार ये चार्ट जो है पीछे जा रहा है। तो भारत में हिंदुओं की कुल आबादी कितनी है? 79.8% है। मुस्लिम्स की जो है 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो 14.2 है और यानी कि 2021 का भी अगर आंकड़ा आएगा तो ये 15% को टच अभी नहीं करना चाहिए। ईसाई जो है तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा समुदाय है, 2.3% की आबादी के हिसाब से है और तो भी देखिए 79.8% हिंदू जो है वो लगातार खतरे में बना रहता है, क्योंकि हिंदू ये मान करके चले हैं कि कई सारे हिंदू ऐसा मानते होंगे कि वो कायर और डरपोक लोग हैं। मेरा जैसा हिंदू कभी नहीं मानता कि वो खतरे में है। हम अगर जिंदा हैं तो अपने पुरुषार्थ से जिंदा हैं, किसी के रहमो करम पर नहीं हैं। हम तब जो है खतरे में आ जाएंगे जिस दिन हम ये मान लेंगे कि हमारे अस्तित्व का कारक कोई और है। सिख जो हैं वो 1.7% हैं, अन्य में जो है 2% हैं, बौद्ध इस देश में 0.7% हैं, जैन 0.4% हैं, अन्य धर्म 0.7 हैं और कोई धर्म को न मानने वाले यानी कि नास्तिकों की संख्या इस देश में कितनी है? 0.2%। ठीक है।
किसी का कोई सवाल बनता है यहाँ तक? 1 दिसंबर से आप लोगों की इकोनॉमी की क्लासेस शुरू होंगी, ठीक है। अब ये इस लड़की का सवाल बहुत जायज है और इसने जो है ये प्रश्न उठाया है कि हमको क्यों हमारी जो है आबादी बताई जा रही है, हमें हमारी आबादी जानने का कोई शौक नहीं है। क्या इस तरह से आबादी की जो है गणना होनी चाहिए या जातियों की चर्चा जो है क्लास में होनी चाहिए? आप इसे कितना सही मानते हैं? अगर जाति और राजनीति को देखें तो जिस तरह से धर्म के आधार पर राजनीति बटी है, वैसे ही जाति के आधार पर भी राजनीति बटी हुई है। अब जैसे कि कोई अगर यादव जी हों, वो भले ही बीजेपी को वोट दे करके आए, लेकिन कोई मानेगा कि उसने बीजेपी को वोट दिया है? तो यादव जी लोग कहते हैं कि फिर हमको ज़रूरत ही क्या है, हम जो है सीधे सीधे वोट जो है अपनी पार्टी को दे करके आएंगे। ठीक भी है, इसमें कोई बहुत अधिक जो है दोष भी नहीं है। यानी कि जाति और राजनीति की चर्चा अगर करें तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्ष हैं। सकारात्मक पक्ष कैसे हैं, इसको जो है आप लोग क्या सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष गिनवा सकते हैं कि कौन से पक्ष सकारात्मक है और कौन से पक्ष नकारात्मक है? कौन इसकी काउंटिंग कराएगा, कौन लीड लेगा? सर पेज नंबर बताइएगा ना। पेज नंबर बताएं। पेज नंबर कहाँ से बताएं रे बेटा? इतना कठिन कठिन बात क्यों पूछती हो तुम लोग? 49। मिल गया। क्या बात है, ऐसे बोलो अनु। यूरेका यूरेका, मैंने पा लिया, मैंने पा लिया, जैसे कि आर्किमिडीज कभी चिल्लाया था। जाति आधारित राजनीति के सकारात्मक पक्ष कौन से हैं? किसी को नहीं पता? सर इससे राजनीति में जो सर जाति आधारित राजनीति। सार्थक बोला, पहले उसे बोलने दीजिए। सर इससे समाज में जो पिछड़े लोग हैं वो लोग एकजुट होकर के राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का प्रयास करते हैं। गुड, सही है। और नकारात्मक पक्ष है सर कि नहीं, इससे सिर्फ विभेद भी उत्पन्न होता है। सिर्फ सकारात्मक बताइए। सोच रहे हैं सर, एक पीछे सोच पाए थे। हाँ, और बताइए। निधि तुम बताओ। सर जातिगत आधार पे अगर कोई राजनीति बना रहा है तो अपनी जाति के लोगों का ज्यादा भला करना पसंद करेगा, अपनी जाति को आगे बढ़ाने के लिए मतलब कोई उपाय करेगा, या फिर कह सकते हो कि सर उसका ज्यादा प्रसार करेगा अपनी जाति का। और क्या है? सर हास्यकार वर्ग जो जातिगत आधार पर राजनीति करेंगे तो वहाँ पे शिक्षण की अवधारणा, शिक्षण यानी स्तर की अवधारणा बढ़ सकती है वहाँ पे। ठीक है, और बताइए प्रीति। सर जैसे अब बहुसंख्यकवाद है, मतलब राजनीति में देखा जाता है तो एक तरीके से जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपने समूह को आगे बढ़ाकर खुद के अधिकारों को, ये जाति नहीं है ना, ये जाति नहीं है। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक को जाति नहीं मानेंगे ना बेटा। हमारा प्रश्न का जो है सीमा कहाँ पर है? जाति को लेकर के है। तो इस तरह को हाँ, आकांक्षा। हेलो।
हाँ आकांक्षा बोलो। यस सर, एक तो जाति के लिए, वो अपनी जाति के लिए वर्क करेगा, और शिक्षित लोगों में भी मतभेद होगा। जो ज्यादा जॉब के लिए एप्लीकेबल होंगे, उनको नमस्ते बेटा, उनको मौका ना मिलके अपनी जाति को आगे ले जाएगा। एक ये हो सकता है सर रोजगार में, क्योंकि ऐसे भर्ती भी होते हैं, डायरेक्ट भर्ती में रिश्वत दे के या कुछ भी ऐसे चलता है। तो एक ये टॉपिक है सर। हम्म बस सर यही आ रहे हैं अभी तो। ओके, और कोई नहीं सर, जहाँ तक नहीं सूरज नहीं, ये बोलने का मौका किससे मिलना चाहिए? अनु। सर क्या वैसे क्वेश्चन था सर? मैं तो अभी पूरा डिस्टर्ब हो गई थोड़ी देर पहले। तब छोड़ ही दो। और कौन कौन है? आरती है, नहीं है। सोनिया है। आरती बोलो। सर यही हो सकता है, जैसे जाति में सब अपनी जाति का ज्यादा पक्ष करते हैं। फायदा क्या है? सर अब मैं बता सकती हूँ। नहीं नहीं, अभी आरती को बोलने दो। आरती, फायदा क्या हुआ जाति के रखने का? फायदा सर, जाति के आधार पर राजनीति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सर होती है जाति, इसमें होनी राजनीति चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्यों नहीं होनी चाहिए? थोड़ा सोचने का टाइम दो। चलो ठीक है, सोचो। सर हाँ, अगर इस क्लास में अनूप सुन रहा है तो अनूप एक बार अपने हिसाब से बताने की कोशिश करे, क्योंकि वो सर तो आज उसका भी जागरण थोड़ा, करने जाता है। पर सर उसका पता तो लगेगा कि उसने क्लास सुनी भी है ढंग से या नहीं। हाँ, तुम कर लो, पर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि नहीं सुनी है। अनूप तुम जवाब दो एक बार इसका। क्या दीदी? सर ने जो क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब दो। जातिगत राजनीति के बारे में। हाँ हाँ, मतलब होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये बताना है। हाँ हाँ, होनी चाहिए सर। वैसे सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए जाति जाति भाव पर। कैसे सकारात्मक राजनीति कैसे होगी जाति की? सर इसका ये तो नहीं बता पाऊंगा सर, है? ये नहीं बता पाऊंगा कैसे। मतलब कि तुम क्लास सुन रहे थे, बीच में तो तुम क्या करते थे कि वीडियो ऑफ करते थे क्लास में और तुम चले जाते थे, ऐसा करते थे ना तुम अनु? हाँ हेलो सर। हाँ, तो बीच में एक बार मैं पानी पीने चला गया था, तो मैंने देखा था उसमें क्या होता है यूट्यूब पे आओ तुम वीडियो। लखनऊ आओ, तुम्हारा हम यहीं पे क्लास करेंगे, तुम लखनऊ आओ। हाँ, तो और कौन इसका जवाब देना चाह रहा था? अनुज। अनुज, अनु। जी सर।
सर इसके सकारात्मक पक्ष ये देखे जा सकते हैं कि जब भी जातिगत रूप से सभी लोग जागरूक होते हैं तो उनके साथ जो मतलब भेद हो रहे हैं समाज में, या फिर अगर वो पिछड़ रहे हैं तो वो लोग एकजुट होके उसके खिलाफ आवाज उठा पाते हैं, और उनके जो नेता हैं उनके पक्ष में उनके मतलब क्या विकास में उनका हेल्प करते हैं। ये सकारात्मक पक्ष देखा गया है सर। गांव में पहले के जमाने में देखा जाता था, जो यादव लोग होते थे या फिर जो और भी उनसे नीचे तबके के होते थे, उन लोगों को समूह में बैठने तक का अधिकार नहीं था। अगर कोई ब्राह्मण बैठा हुआ है तो आपको खड़े रह के बात करना है। तो जब लालू यादव जी का सिलेक्शन हुआ वहां पे, तो उन्होंने इस चीज में बहुत काम किया, क्योंकि वो उस जाति के नेता बने तो अपनी जाति के विकास में उन्होंने बहुत मदद किया। तो इस पक्ष में मैं मानती हूँ कि सकारात्मक पक्ष अपने विकास को लेकर अगर कोई जातिगत रूप से अवेयर होता है तो। थैंक यू सर। गुड, बहुत क्लियरिटी है अनु, बहुत क्लियरिटी, बहुत अच्छा। प्रीति रुक जाओ, अनुज। हाँ सर, मैं बताना चाहूंगा सर। आवाज सही आ रही है? सही एकदम आ रही है, तुम बताओ यार। सर, इससे एक समाज को, चाहे वो कोई भी है सर, किसी भी जाति का है, उसको एक नई पहचान मिलती है। और सर उसे अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, आइडेंटिटी के लिए, वो जाति या कुछ भी कह ले सर, तो उसको एक पहचान मिल जाती है जातिगत राजनीति होने से। जैसे सर वो कहीं भी जाएगा तो अगर उसे कहेगा कि तुम अच्छा वो उस समाज से हो, तो सर उसको एक पहचान मिलती है समाज में। नहीं, जैसे उसको बैक फुट पर बजाय फ्रंट फुट पर आ जाता है वो। चलो, मान लिया। नहीं, सूरज। अनिका, तुम तो गायब हो जा रही हो आज। जी सर, क्योंकि सर भारत में जातियां जो है सर वो क्लास। एक मिनट होल्ड करना। अनुज यार, एक बात कहनी है आपसे। जी सर, बताए सर। आप जब भी अपने किसी तर्क को रखते हैं तो उस तर्क में आप शब्दों का या वाक्यांशों का दोहराव बहुत अधिक करते हैं। तो कोशिश करिए कि थोड़ा वो चीज जो है वो कम हो तो ज्यादा बेहतर हो। शब्दों और वाक्यांशों का दोहराव कम रहना चाहिए। और दूसरा ये है कि जैसे हम सब ये मानते हैं कि आपको बातें समझ में आती हैं, पर आप बात रखते समय आपका जो प्रेजेंटेशन है वो उतना सटीक नहीं जाता है, वो एक बिखराव सा लगता है, आइडियाज उतने क्लियर नहीं लगते हैं। तो आपको उस पर काम करना चाहिए। जी सर। ठीक है। सूरज। जी सर, भारत में जातियां जो हैं सर वो क्लास जो वर्ग है उस वर्ग के समरूप चलती है सर। जैसे जो सामाजिक स्तरीकरण है भारत में, उसमें है कि कुछ जो अग्रणी जातियां, सवर्ण जातियां कही जाती हैं, तो उनका आर्थिक रुतबा, सामाजिक रुतबा और राजनीतिक रुतबा तीनों ऊपर है। तो सर जब जातिगत राजनीति होती है तो खास करके अगर सकारात्मक जातिगत राजनीति होती है तो जो सामाजिक स्तरीकरण में पिछड़े हुए लोग हैं उनको आगे आने का मौका मिलता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों तौर पे। एक उनको पहचान भी मिलती है। और फिर सर अगर नकारात्मकता की ओर जाते हैं तो सर एक नकारात्मकता इसमें यह है कि चूंकि जातिगत राजनीति से बात नहीं कर रहे हैं। हाँ सर, नकारात्मकता वो सामाजिक स्तरीकरण में सर सकारात्मकता की ओर लेके जाएगी सर, इसलिए मैं उसको फोकस करना चाहूँ थोड़ा सा सर। हाँ, क्योंकि अभी राजनीति थोड़ा सा शिफ्ट किया है सर, तो जातिगत राजनीति जो होती है, पॉइंट है नहीं, हमारा पॉइंट है कि क्या राजनीति होनी चाहिए, और दूसरी चीज है कि इसके सकारात्मक पहलू क्या हैं। और अब मुझे लगता है कि मुझे अनिका के पास जाना चाहिए। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। इसमें पॉजिटिव ये है कि अगर कोई जातिगत राजनीति करता है तो जातिगत राजनीति करने, जैसे अनु ने बताया कि उस समाज को पहचान मिली है,
तो इस वजह से जो मतलब जो नीचे तबके के लोग जो समझे जाते थे, जैसे कि अनु ने बताया कि ब्राह्मण लोगों के सामने बैठ नहीं सकते थे, यादव लोग या और भी उनसे नीचे तबके के। तो जातिगत राजनीति से क्या हुआ है कि उन लोगों में कॉन्फिडेंस आया है आगे आने का। मतलब उन्होंने देखा है कि हमारे समाज के लोग हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो फिर और लोग भी उसमें कॉन्फिडेंस में आगे आते हैं अपने समाज के उत्थान के लिए। ठीक है सर बस ये। प्रीति, सही है निका। सर वही बोल दिया, बाकी सबने जो मैं बोलना चाहती। अच्छा, अफसाना। बोलो। हाँ सर, अब बाकी ठीक है बेटा, तुम मत बोलो, तुम्हारी आवाज कट रही है। ठीक है ना? जी चलो, और कौन रह गया जिसने अब तक नहीं बोला है? सर एक दो और पॉइंट जोड़ना चाहूंगा सर। नहीं, इस तरह से तो ये डिबेट कभी खत्म ही नहीं होगी। आपने एक बार में इंटरप्ट नहीं सकारात्मक सर। सर तो फिर मेरा दो पॉइंट है सर। एक सार्वजनिक और ये प्राइवेट क्षेत्र में, ये दोनों क्षेत्र में जो काम होता है सर, उसमें बेहतर कामों में शामिल होने का मौका मिलता है ये पिछड़े लोगों को। ठीक है, पॉइंट से मैं किसी के पॉइंट को गलत नहीं काट रहा हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को स्पष्ट तौर पर रखिए। तो कौन बच गया जिसने नहीं बोला है? मेरे हिसाब से सोनिया। हाँ सर बोलिए। सर मुझे इसका आइडिया नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोली। तुम्हारे इर्द गिर्द के समाज के बारे में तुम्हें आइडिया होना चाहिए ना? हाँ उतना तो है, बट अभी आप जैसे बुक का भाषा में बोल रहे हैं तो उसमें समझ नहीं आ रहा। बुक की भाषा में बिल्कुल नहीं, तुम सामान्य भाषा में बताओ कि तुम्हारे इर्द गिर्द क्या जाति पर राजनीति होती है, और अगर होती है तो उसमें सही क्या है? सही होनी तो चाहिए सर। क्यों? होने से क्या होता है कि इससे जो छोटी जाति है या फिर समझ रहे जाति छोटी कैसे होती है? उसमें लोग 4-4 फुट के होते हैं। नहीं वो नहीं कह रही मैं, शेड्यूल कास्ट वगैरह जो होता है तो वो और फिर बाकी भी क्यों है? या ये तो सर लोगों का मानना होता है। तो सोचना होता है। तुम वो बोलो। मैं मान ही नहीं हूँ, बस बता रही हूँ, आपने बोला आप तो आपके तो छोटी जाति शब्द गलत है, इसको कभी भी इस्तेमाल मत करना। छोटी जात का मतलब कि उसमें 4-4 फुट के बौने रहते हैं। नहीं वो नहीं कह रही थी मैं, मेरा कहना वो था। फिर बस मैंने बताया सही है, मुझे उतना आइडिया नहीं है। तो आइडिया जनरेट करो, अपने आसपास की चीजों को बहुत गौर से देखो और उसे समझने की कोशिश करो। हाँ जी ठीक है। कोई बचा रह गया बोलने से? नहीं, चलो ठीक है, अब मैं इस चीज को रोकता हूँ। अगर रहेगा तो अगले किसी से बोलना। कौन रह गया वैसे, किसने नहीं बोला? किसी ने हाथ उठाया? चलो आगे इस टॉपिक को हम बढ़ाते हैं। और ये कहते हैं कि अगर हम जाति को देखें तो भारत का जो विभाजन है वो कहीं न कहीं जातियों के आधार पर हुआ है। एक जाति समूह के लोगों के पेशे जो है बिल्कुल मिलते जुलते, अब तो नहीं होते, पहले हुआ करते थे। पहले दूध बेचने का काम यादव जी लोग करते थे, अब कोई भी दूध बेचता है। पहले हलवाई जो है वो केवल गुप्ता समाज के लोग हुआ करते थे, लेकिन अब तो कोई भी हुआ करता है। तो इस तरह से जो है, सोनिया अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग जो है सामाजिक समुदाय के रूप में जो है वो अब जो है वैसा विभाजन नहीं दिखाई देता है। पर अभी भी अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो जो बिल्कुल घनघोर ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर अभी भी जो है सामाजिक बनावट जाति के आधार पर होती है। पेशों का बंटवारा भी लगभग उसी आधार पर होता है।
अन्य जाति समूहों में उनके बच्चों के, यानी कि मैंने एक बार पहले भी शब्द इस्तेमाल किया था कि रोटी बेटी का संबंध जो होता है वो जाति के अंदर ही होता है। और मैंने इस चीज़ पर जो है प्रश्न भी जो है उठाया था कि रोटी बेटी का संबंध जो है वो कभी भी जो है जाति के आधार पर कैसे हो सकता है, वो जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। शादियां जाति के भीतर कभी भी नहीं करनी चाहिए, ये बहुत गलत तरीका होता है, क्योंकि एक जाति में सभी लोग आपस में भाई भाई होते हैं, तो उन आपस में शादी करने पर, इसी तरह से धर्म में भी ये होता है कि एक धर्म में लोग कहते हैं कि यार हम जो है भाई भाई हैं, तो भाई की बहन से शादी कैसे करोगे, कोई ये गलत तरीका है। और शायद अगर जो है अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा दे तो ये देश में जो समस्या है इससे जो है निपटारा हो जाएगा। महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामुदायिक आयोजनों में उनकी पांत में बैठ करके दूसरी जाति के लोग भोजन भी नहीं कर सकते हैं। अब तो खैर ये कम हो गया है, लेकिन अभी भी बड़ी मात्रा में है। अब इसी के साथ वर्ण व्यवस्था आता है। वर्ण व्यवस्था जो है ये पहले तो ये हुआ करता था कि जो है कर्म के आधार पर होगा। ऋग्वेद में एक कथा आती है जिसमें कि ऋग्वेद में उस कथा के अनुसार पिता ब्राह्मण है, बेटा क्षत्रिय है, माता जो है वैश्य है, बहू शूद्र है, यानी कि एक ही परिवार में चारों हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मम सृष्टम गुण कर्म विभाग से, कि चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गए हैं, गुण और कर्म के आधार पर ही इनमें विभेद होना चाहिए। और इसी तरह से महाभारत के शांति पर्व में जो है लिखा हुआ है कि जन्मना शूद्रो संस्काराद द्विजुच्यते, कि जन्म से जो शूद्र है वो अपने संस्कारों से ब्राह्मण हो जाएगा। क्यों ब्राह्मण हो जाए मुझे ये नहीं समझ में आता है, पर ठीक है, जो लिखा है उतना ही लिखा है। और हमारे देश के जो महापुरुष हुए हैं तमाम, जिन लोगों ने कि आज़ादी की जंग आज़ादी वगैरह में पार्टिसिपेट किया है, उन लोगों ने जो है खासतौर से गांधी को मैं इस मामले में मानता हूँ। गांधी का ये कहना था कि आज़ादी का कोई मतलब नहीं है कि यदि जो है तमाम जो दलित समुदाय के लोग हैं उनको उनका मानवीय हक ना मिले। तो गांधी इस मामले में अपने समाज के लोगों में सबसे आगे है। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर, फुले, पेरियार, रामास्वामी नायकर जैसे राजनेताओं ने भी इस पर काफ़ी अच्छा काम किया है। हाँ सोनिया, कुछ कहना चाहती हो? तुमने हैंड रेज किया हुआ है। सर मेरा कहने का वो मतलब नहीं था कि छोटी जाति का बोलना या ऐसा कुछ। जब ऐसा होता है इलेक्शन या कुछ, तो सब जाति के लोग जो होता है उनको पहचान मिलता है अपने, आप समझ रहे हो, जैसे क्या मैं समझ रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि क्या आप अपनी सोच को सही शब्दों में बयान कर पा रही हैं या नहीं पा रही हूँ, इसीलिए मैंने आपको बताया। आती है, ये अच्छी संगत से आती है, तो ये सीखना होगा। ये एक कला होती है, ये सबको सीखना होगा। ठीक है, चलो सूरज। सर आप बोले कि रोटी बेटी के संबंध से इसमें सुधार आएगा, लेकिन सर काफी समय से धर्मांतरण हो रहे हैं। जैसे बौद्धों में धर्मांतरण होता है, ईसाइयों में होता है, और वो समानता के आधार पे होता है कि वहां जाके हम समान हो जाएंगे। लेकिन सर भारत में ऐसा स्थिति है कि जो धर्मांतरण हुआ भी है तो वहां भी जैसे सामाजिक स्तरीकरण में पिछड़े हुए लोग थे, वो अगर वहां जाके धर्मांतरण करके गए भी हैं तो वहां भी सामाजिक स्तरीकरण उसी तरीके का है जैसे पहले यहाँ थे। तो सर रोटी बेटी के संबंध से सुधरेगा कैसे, ये मुझे नहीं समझ आया। धर्मांतरण करते हैं तो जाति कैरी कर जाती है, लेकिन सोचिए कि जब कोई शादी करेगा, एक मैं पाथ आईएएस है झारखंड में, नहीं छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। तो रायपुर में है। अब वहाँ पर जो है मालिक जो है वो हामिद साहब हैं, उनकी पत्नी जो है योगिता मैम है। लेकिन वहाँ पर जब मैं गया तो वहाँ पर जो है पूरा जो है प्रभाव वो मैंने देखा कि बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है, पूजा पाठ बाकायदा होता है, सब कुछ होता है। तो कहीं ना कहीं वो डोमिनेंस जो है नज़र आता है। या इसी तरह से तमाम जगहों पर देखेंगे कि अगर जो है दो जातियों ने आपस में मिलकर के शादी की तो वो कभी भी जातिगत
भेदभाव को जो है वो बहुत अधिक तवज्जो नहीं देते, क्योंकि अगर तवज्जो देंगे तो भारत में अगर हिंदू धर्म में ही ले लेके 2 जाति में शादी हो गई है ना, एक तो पंडित की जो है शादी एक तो बनिया से हो गई, तो कौन किसको ऊंचा मानेगा, कौन किसको नीचा मानेगा? नहीं कर पाते हैं लोग। तो वो कहीं ना कहीं बंधन तेजी से टूट जाते हैं। इसी तरह से जो धर्मांतरण हुए हैं वो धर्मांतरण ज़्यादातर मूर्खता में हुए हैं। मैं अम्बेडकर को इस बात के लिए क्रिटिसाइज करता हूं कि उन्होंने धर्मांतरण को बहुत सोची समझी, हालांकि उस समय की परिस्थितियों में मैं जिंदा नहीं, और क्या उन्होंने झेला होगा ये उनका ही मन मस्तिष्क बता सकता है। हम तो सिर्फ पढ़ते हैं और उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। पर मुझे ये लगता है कि जब तक आप किसी धर्म को, जो लोग बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, क्या वो बौद्ध धर्म को समझते भी हैं? आज एक मुसलमान को कह दो कि वो हिंदू धर्म को अपना ले, वसीम रिजवी ने अपनाया अभी उत्तर प्रदेश में, क्या वसीम रिजवी हिंदू धर्म के हिंदू दर्शन को समझते हैं, इसके मूल तत्व को समझते हैं? तो धर्मांतरण तो तभी होना चाहिए कि जब वह प्रेम बस हो। धर्मांतरण जब लालच भय के कारण हो तो वह गलत होता है। तो वह धर्मांतरण हुआ ही नहीं, वह तो एक सौदेबाजी हुई। धर्मांतरण वैसे हो भी कैसे सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। 2 धर्म आपस में अलग हैं ही कहाँ? नहीं होते हैं ना। हम हिंदू हैं। रोटी बेटी के संबंध में भी सर जो जाति ली जाती है वो पुरुष की ली जाती है, तो वापस तो फिर वो उसी जगह पे लेके चला जाता है। बहुत आगे बढ़ गई है। मेरे घर में कोई जाति नहीं ली गई है। सर आप लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं सर, तो लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं। तो बात करने से तो बात बढ़ेगी ना। बल्कि कभी आपने मुझको मेरे नाम के, कभी आप लोगों में किसी को पता है कि मैं बिरादरी से कायस्थ हूँ? शायद ही मेरे आज ये बोलने से पहले किसी को भी पता रहा। मुझे तो लगता है सर आप पंडित तो होंगे। हाँ, तो ये क्योंकि मुझे चीज समझ में आई कि सरनेम ही जो है एक जो है गड़बड़ी है। पर बिहार में उल्टा हुआ। बिहार में लोगों ने सरनेम तो हटाया पर लोग जाति नहीं हटा पाए। तो धीरे धीरे मान्यताएं बदल जाएंगी। ठीक है सूरज? होपिंग सो सर। नहीं, होपिंग नहीं, डूइंग सर। अभी तो ब्याह करना बाकी होगा ना। हाँ यस सर, यस सर। मेरे लिए तो डूइंग हो सकता है अभी। नहीं, मतलब प्लानिंग क्या है ये बता दो। ये डूइंग है मान लीजिए सर। मैं मान लूं, आपका क्या है? मैं मानूं क्यों? मैं तो वही मानूंगा जो आप करेंगे। क्या आप एक पढ़े लिखे समाज के तौर पर इतने अभी भी पिछड़े हुए हैं क्योंकि आपको जो है अपने संबंधों के बारे में बात करने में अभी भी हिचक होती है? या यह कोई ऐसा पाप है जिसको कि आप बहुत छिपा करके करना चाहते हैं? डूइंग सर, डूइंग। चलिए, आकांक्षा आप कुछ कहना चाह रही हैं? आप भी कह लीजिए। सर 2 टॉपिक है, मतलब आपकी बात से है, वैसे तो कोई अनादर नहीं है। एक ये बोला है आपने कि जाति में सब भाई बहन होते हैं। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ तो एक ये रिवाज है कि गोती गोती भाई है, भाई बहन है, उसमें नहीं करते। तो जाति में सभी लोगों को भाई बहन मानेंगे तो रिश्ते कहाँ करेंगे? आकांक्षा, पहले तो आप अपनी बात को सही करिएगा। यादव मिलता है तो गोत्र दे करके भाई बनाता है कि तमाम मंच से लोग खड़े होकर के कहते कि यादव भाई है, पंडित भाई है, ऐसे नारा लगता है। मैं तो बहुत सारे जो है नहीं सर, ये रिश्ते की बात कर रही हूँ मैं, शादी की, ना कि मैं भाई बहन की बात कर रही हूँ। झूठ बोलते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं सर? जब लोग ऐसे मंच पे खड़ा होकर के बोलते कहते कि पंडित भाई है, ठाकुर भाई है, यादव भाई है, मुसलमान भाई हैं, हम सब मुस्लिम भाई हैं, तो वो सब झूठ बोल रहे होते हैं। हाँ सर, ये तो बोल रही हूँ मैं। देखो ये बोलते हैं कि भाई बहन में, तो जब सारे पंडित आपस में भाई हो गए तो वो शादी कैसे करेंगे? सर ये तो, लेकिन हिंदू मुस्लिम भाई में से किसी बहन से शादी कैसे करेंगे?
सर पंडितों में सरनेम अलग देखते हैं और गोत्र वगैरह अलग ये देखते हैं। फालतू की बात कर रही हो, जो मैं बोल रहा हूँ उतने समझो। जब पंडित पंडित भाई भाई का नारा बुलंद करते हैं तो गोत्र देख करके बुलंद करते हैं कि सारे पंडित आपस में भाई बनते हैं? सर ये तो आप सही बोल रहे हो, यहाँ पे ना विवाह के टॉपिक से लेके बात बोल रहे हो मैं। विवाह, अच्छा चलो इस मुद्दे पर हम लोग पीछे क्लास में काफी बहस कर चुके हैं। तुम अभी आई हो तो किसी और दिन जो है इस मुद्दे पे हम बहस करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। जी सर। ठीक है। महेश कुछ कहना चाहते हो, फिर मैं क्लास को आगे बढ़ाऊं? सर मैं ये कह रहा था, मैं जब हम छोटे पढ़ते थे स्कूल में, अच्छा आप तो प्रतिज्ञा, हाँ वो प्रतिज्ञा होती थी कि भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है। तो पाकिस्तान में जाके शादी करो। पाकिस्तान पे कब्जा हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं बता रहा हूँ कि हिंदी तो चीनियों से कहाँ शादी करोगे? वैसे चीन की दुल्हन लाओगे तो पता नहीं चलेगा कि 4 दिन चलेगी या चांद तक चलेगी। ठीक है ना? आगे जरा इस पर देखते हैं। तो वर्ण व्यवस्था जो है उस पर अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे जो है लोगों ने वर्ण व्यवस्था को लेकर के काफी अच्छा काम किया, और वर्ण व्यवस्था पर जब लेकर के काम किया तो वर्ण व्यवस्था या जातिगत व्यवस्था में अगर देखा जाए तो गांवों की सोच और शहरों की सोच में बड़ा अंतर है। आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा का विकास, पेशा चुनने की आजादी और गांव में जमींदारी व्यवस्था के कमजोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है। अब क्लास में आप जाते हो तो आप किसी से ये नहीं पूछते हो कि क्यों जो है आप, या किसी से जो है हम टिफिन शेयर करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम कभी भी ये नहीं पूछते हैं कि तुम्हारी जो है जाति बिरादरी क्या है। हमको वास्तव में मैटर नहीं करता। लेकिन अभी भी जो है बहुत सारे जो एससी कम्युनिटी के बच्चे हैं उन्होंने जो है ये मुझे बोला है कि सर हम लोग भले ही मैं अभी चाणक्य में ही पढ़ा रहा था और इलाहाबाद की घटना है, तो वहां पर एक लड़की ने बताया कि, और वास्तव में मैंने देखा कि बहुत खूबसूरत सी वो लड़की थी, लेकिन वो जब भी कुछ बोलने की कोशिश करती थी तो उसकी बात को बाकी लोग अनावश्यक रूप से हमेशा क्रिटिसाइज करते थे। अच्छा मुझे समझ में भी ना आवे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्योंकि उसके भी 2 आंखें थी, बाकियों की भी 2 आंखें थी, उसके भी हाथ पैर उतने थे जितना बाकियों के थे, तो मैं समझ नहीं पाता था। और खूबसूरती में भी वो उतनी ही खूबसूरत थी जितने कि बाकी बच्चे खूबसूरत थे। सारे बच्चे मेरे लिए बहुत खूबसूरत होते हैं। तो बाद में ये पता चला, उसने कहा कि सर ये मुझको क्रिटिसाइज इसलिए किया जाता है क्योंकि मैं एससी कम्युनिटी की हूं। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे महसूस किया तमाम अदर कोचिंग्स में भी जाकर के कि अगर आप एससी कम्युनिटी के हैं तो बाकियों का व्यवहार जो है वह आपके प्रति थोड़ा अलग सा होता है। वो आपको जो है उतना अच्छे से अडॉप्ट अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, खासतौर से जो ग्रामीण परिवेश से बच्चे हैं। लेकिन जो लोग ग्रामीण परिवेश, अच्छा आज शहरों में भी देखिए, खासतौर से अगर आप गाजियाबाद इलाके से हों या उधर आसपास में हों, तो इफ यू विल गो देयर एंड यू विल सडनली फाइंड कि कार गुजर रही होगी तो उस पर लिखा होगा गुर्जर, जाट, पाल, ठाकुर साहब, ऐसे करके लिखा होता है। तो क्या हम कहीं न कहीं जहां गांवों से टूट करके शहरों में आ रहे हैं तो हम एक तरफ जाति व्यवस्था को तोड़ रहे हैं, तो क्या दूसरी तरफ जाति व्यवस्था को जो है हम कहीं फिर से जो है राजनीति के चक्कर में प्रगाढ़ तो नहीं कर रहे हैं? अभी एक मूवी आई थी थैंक्स गॉड करके, समथिंग कुछ नाम था उसका, अजय देवगन की, और उसमें वो नूरा फतेही वाला गाना था, मनिहारी बलिहारी वाला जो भी है। तो उसमें जो है अब कायस्थ समाज उठ गया कि हमारे देवता की जो है चित्रण किया। मूवी कम वक्त रिलीज नहीं हुई, किसी ने देखी नहीं, और कायस्थ समाज ने झंडा बुलंद कर दिया, बाइकआउट करो, हमारा जो है धर्म जो है वो हमारी जाति का जो है अपमान हो रहा है। मेरे पास भी लोग आए, मैंने कहा कि भैया मेरी जाति इतनी हल्की नहीं है
कि एक नाचने गाने वाले लोग उसका अपमान करके जाएं। और मेरी जाति बहुत महान है। हालांकि मुझे हर जाति के लोग ही अपनी जाति का समझते हैं। ब्राह्मण भी अपने यहाँ सम्मेलन में बुला लेते हैं। मुझे वैश्य समाज में तो जो है बाकायदा सम्मानित किया जाता है मंच पे बैठा के। तो मुझे कई बार बिना पूछे उसमें सेक्रेटरी वगैरह भी बना दिया गया। तो हर ही समाज में मैं घुस गया। तो मुझे कभी भी नहीं लगता, तो ये लगता है कि क्या उल्टा हो रहा है। इसी तरह से मुझे महेश ने बताया कि उनके यहाँ हाई कोर्ट को जो है किरोड़ी लाल मीणा, अब ये भी जो है गजब का जो है मीणा है भाई, या अलग मीणा बजाए पड़े हैं। हाई कोर्ट को बोलते हैं मीणा हाई कोर्ट। काहे मीणा हाई कोर्ट? चक्का जाम कर देंगे, ये कर देंगे। गुर्जर लोग अलग छाए पड़े हैं, जाट लोग अलग छाए पड़े हैं, ब्राह्मण लोग जो है ब्राह्मण मंच परशुराम जयंती मना रहे हैं। तो क्या शहरों में एक बार फिर से हम ये देख रहे हैं कि जाति व्यवस्था और तगड़े से सर उठा रही है। और अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, हरियाणा की बात करेंगे, तो वहां पर तो भैया मुंडी उड़ा दी जा रही है सीधे सीधे लड़के लड़कियों की, कि प्रेम कर लिया तो प्रेम कर लिया तो पाप कर दिया, और नफरत करके मुंडी उड़ा दी तो उसको शाबाशी दी जा रही है। तो सवाल ये उठना चाहिए कि जाति व्यवस्था मजबूत हो रही है कि जाति व्यवस्था कमजोर हो रही है। ठीक है, इस पर जो है डिबेट हो सकती है, लेकिन मैं करूंगा नहीं अभी। ठीक है, अब जब आप होटल में जाते हैं तो होटल में आप जानते हैं कि प्लेट में जो है 4 समोसा आप सभी लोग खाते हुए, मोमोज वगैरह आजकल बड़ा चला है। मुझे तो मोमोज की शक्ल ही नहीं पसंद है। ऐसा लगता है कि किसी को जुकाम हुआ, उसने कायदे से अपनी जो है नाक साफ कर दी है और वो नाक कहीं एक जगह जाकर के गिरी है, मोमोज की शक्ल ले ली। मेरा मानना है, बाकी आप लोग चाहे जैसे माने, आप लोग स्वाद लेते रहें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बट आई हेट इट। तो जिस प्लेट में आप खा रहे हैं वो प्लेट आपसे ठीक पहले किसने खाया था, और हम जानते हैं। अच्छा, उससे भी बड़ी बात मैं आप लोग को बताऊं कि मैं काफ़ी समय तक गोरखपुर में था, तो एक कोचिंग शुरू की थी। एनसीईआरटी को यूपीएससी के पैटर्न पर पढ़ाने का काम पूरे भारत में सबसे पहले मैंने किया था। गोरखपुर में ये शुरुआत मैंने की थी। तो तब मैम अलग रहा करती थी, मैं अलग रहा करता था। तो उस दिन जो है एक समोसा और छोला देता था, तो मैं उसका समोसा जरूर मंगा लेता था कि मेरा नाश्ता वास्ता हो गया। एक दिन मैं अर्ली किसी काम से चला गया, तो जहाँ पर वो समोसा बनाता था उसके ठीक पीछे जो है बैंक की बिल्डिंग थी, और उसके जो है कॉर्नर में ही वो समोसा तैयार किया था। तो मैंने देखा कि वो जो तैयार करने वाला है वह खूब बड़े से जो है बर्तन में पानी डाल करके उसको पैर से साफ कर रहा है। अब सोचिए उतने दिन में मैंने जितना समोसा खाया था वो सब मेरे पेट में गुड़ 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 करना शुरू कर दिए। लेकिन फिर 3-4 दिन के बाद फिर भूख लगी, फिर खाया। ऑप्शन ही नहीं था कोई और। तब इस तरह से जोमेटो स्विगी का जो है प्रचलन नहीं आया था। तब 1 GB डेटा वाला जो है बहुत अमीर माना जाता था। महीने भर में 800 कुछ रुपए का बिल आता था मेरा एयरटेल का। तो भैया कौन सी जाति आपको अपने पैर से कुचल करके क्या खिला रही है ये नहीं हो पता है। और ये जो लोग जो है पानी के बतासे देते हैं, वह कौन सी जाति का आदमी है जो हाथ डुबो करके, और हाथ डुबोने के पहले उसे कहाँ कहाँ खुजली हुई होगी और कहाँ कहाँ खुजाया होगा उसने, नहीं पता, पर आप खा रहे हैं। अच्छा, पानी के बतासे का भी बड़ा बढ़िया मुझको सिस्टम लगता है कि पैसा भी आप देते हैं और कटोरा लेकर के लाइन में लगते भी आप ही हैं। और वहां पर जो है फिर लड़कियों का जो है करुण क्रंदन भी, भैया थोड़ा तीखा और देना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। तो किस जाति ने आपको खिलाया ये आप नहीं पूछते, लेकिन गांव में सबको पता होता है कि कौन बेच रहा है, किसकी जाति क्या है, इसलिए वहां पर वह कट्टरपन बना रहता है। शहरों में बढ़ती आबादी
और भूख के दबाव ने इस क्रम व्यवस्था को तोड़ दिया। लेकिन मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साइड में ये आया है। इसी तरह से मारवाड़ियों के अंदर मैंने देखा है, सिंधियों में मैंने देखा है कि आज भी उनके अंदर उनकी व्यक्तिगत पहचान की जो है भावना बहुत तगड़ी है। मराठी माणूस प्रथम आहे, तो किताब में लिख तो दिया है कि जातिगत बंधन टूटने लगे हैं, लेकिन सोच करके देखिए आप कि जातिगत बंधन टूट रहे हैं या जो छूट गए थे वो फिर से जुट रहे हैं। सोचिएगा आप लोग, ये सोचने का। और ऊपर से बीजेपी की आईटी सेल है। इस कमबख्त ने तो ऐसा किया है कि आधे से ज्यादा हिंदुओं को इसने जो है मुसलमान डिक्लेयर कर रखा है। उनकी जाते ही फिरोज गांधी को फिरोज खान बना दिया है, नेहरू को नेहरू खान बना दिया है, ममता बनर्जी को जो है मोहतरमा ममता बना दिया है, और उनका पता नहीं क्या क्या नाम बना दिया है। यानी कि आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो आपको मुसलमान बना देगा। मुसलमानों को तो सबसे ज्यादा खुश बीजेपी से होना चाहिए कि इतना धर्मांतरण तो जो है उनके जो है मुल्लाओं ने नहीं कराया होगा जितना कि बीजेपी के मुल्लाओं ने करा दिया आईटी सेल में बैठे हुए। यानी कि आपकी पहचान को ही आपके केंद्र बिंदु में रखा जाता है। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर भी आप रोज देखिए, सूर्य कुमार यादव 2-3 शतक मार दिए, उसके बाद सूर्य कुमार यादव को लेकर के यादव कम्युनिटी इतनी ज्यादा उत्साहित हो गई, ऐसा लिखना शुरू किया कि सूर्य कुमार यादव की अब कोई भी ठाकुर पंडित वाहवाही नहीं करेगा। अरे भैया, सब तो कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव की वाहवाही, कौन नहीं कर रहा है, लेकिन वो जबरदस्ती उसमें विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। यानी कि उसको भी उसकी जाति के आधार पर पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सूर्य कुमार यादव से 40 साल पहले शिवपाल यादव भी जो है इंडियन क्रिकेट टीम में रह चुके हैं। इसके पहले आशीष यादव इंडियन क्रिकेट टीम में रह चुके हैं। कितने सारे यादव रह चुके हैं। विजय यादव जो है भारतीय क्रिकेट टीम में रह चुके हैं। तो 1-2 यादव नहीं हुए, बहुत सारे यादव हुए हैं। लेकिन ये जबरदस्ती जो है अपनी जो है नाक घुसेड़े पड़े हैं विक्टिम कार्ड खेलने के तौर पर। तो क्या पढ़ा लिखा समाज जो कहते हैं कि शिक्षा ने जाति के बंधन को ढीला किया है, क्या एक्चुअली में शिक्षा के बंधन ने जो है ढीला किया हुआ है? पूछता है भारत। तो जब बता दे तो मुझे बताइएगा, हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, संविधान में क्या व्यवस्था? संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समता की भावना को ही बढ़ाने की बात की गई है। धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी भेदभाव को रोका गया है। इसी तरह से प्रस्तावना में बंधुता बढ़ाने वाली भावना की जो है चर्चा की गई है। मूल कर्तव्यों में भी भाईचारा बढ़ाने की बात की गई है। अच्छा, भाईचारा बढ़ाने की बात की गई है, लेकिन वर्तमान राजनीति तो भाई को चारा की तरह काट देने की बात करती है। तो ये भाईचारा का गलत सेंस लिया गया है। अगला है कि बहन चारा क्यों नहीं है। ये जितनी भी नारीवादियां हैं वो सोचेंगी कि भाईचारा है तो बहन चारा क्यों नहीं है। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है। भाईचारा का मतलब जो है मानवता से है। और ये कहते हैं कि अगर 100 साल बाद भी कोई व्यक्ति लौट करके आए तो यहाँ हुए बदलाव को देख करके हैरान रह जाएगा। लेकिन जिस तरह से गुर्जर और जाट समाज और ये लोग कर रहे हैं तो उसे लगेगा कि नहीं, बहुत कुछ नहीं बदला है। अगर ये कहा जाए तो समकालीन भारत से अभी भी जाति प्रथा जो है पूरी तरह से विदा नहीं हुई है। कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार हैं। लोग अपनी जाति या कबीले में ही शादी करते हैं। संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत सदियों से जो है समूह को लाभ की स्थिति में तो कुछ समूहों को दबा करके रखा गया है। आज भी ये चलता है। उनकी पढ़ाई लिखाई आदि सभी चीजों में जो है दिक्कत पैदा होती है। अगर देखा जाए तो राजनीति में जाति कितने रूपों से शामिल है, इस प्रश्न को जो है ढूंढने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं कि कहां कहां पर ये दिखाई देता है। तो इसको जो है हम बिस्मिल्लाह करते हैं कि जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती हैं तो चुनाव क्षेत्र के, अब ये सारे पॉइंट जो ऐसे हैं, ये सारे के सारे जो है आपकी मेंस की राइटिंग में जा सकते हैं। क्योंकि जब वह जाति और राजनीति को आपस में जोड़ करके अगर वो कोई सवाल बना देंगे, ये भारतीय समाज यानी कि पेपर 1 और सामाजिक न्याय यानी कि जीएस पेपर 2
दोनों में ये सवाल आ सकता है और इंटरव्यू में भी आएगा, प्रीलिम्स में भी आएगा। तो ये दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जो है अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, कहते हैं कि अच्छा, निधि ने ही शायद मुझे बताया था कि पीडीएफ पर भी जो है एडिटिंग वगैरह हो जाती है। निधि तुम ही बताई थी मुझको ये बात? यस सर। हाँ, तो निधि से मुझे भी सीखना है कि कैसे एडिटिंग होती है। तो निधि कभी फुर्सत रहेगी तो हमें बताना, तुम्हारे पास नहीं, जब मेरे पास फुर्सत रहेगी तब मुझे बताना। ठीक है सर। ठीक है सर, ये ऑनलाइन हो जाएगी? ये अभी मैं कर सकता हूँ इसको? हाँ सर, ऑनलाइन जब ये पीडीएफ को आप जैसे ही ऑनलाइन पीडीएफ ट्रांसफर आप करोगे ना, कन्वर्ट टू वर्ड्स में अपना सुधार के लिए डालोगे ना, तो वहाँ पे अलग अलग वेबसाइट आती है, वहाँ पे आप डायरेक्टली पीडीएफ डाल दोगे ना, तो वहाँ पे सुधर जाएगी डायरेक्ट वहाँ पे भी। भगवान मालिक है। आई थिंक वैसे ही पीडीएफ सुधर। चलो अब इधर देखते हैं। तो जब पार्टियां चुनाव में जो है उम्मीदवार तय करती हैं तो जाति देख करके ही जो है हमेशा उम्मीदवार तय करती हैं। अभी देखिए कि जब भी जो है मुख्यमंत्री वगैरह बनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में देखिए कई सारे उप मुख्यमंत्री हैं। एक ठाकुर समाज से है, एक पंडित समाज से है, तो एक पिछड़ा वर्ग से है। राष्ट्रपति को भी आदिवासी समाज से लाया जाता है, उसके पहले दलित समाज गिनवाया जाता है। इसी तरह से मोदी जी भी अपनी अलग अपनी जाति बताने में जो है कि वो तेली समाज से आते हैं, वो कभी चूकते नहीं हैं, है ना कि। और इसी तरह से जो है तमाम लोग जो काउंटर करते हैं। और अभी कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष बने उन्हें भी बताया जा रहा था कि वो दलित जाति से हैं, ऐसा वैसा करके जो है। जब सरकार का गठन किया जाता है तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें जाति का समीकरण जो है बरकरार बना रहे। तो इस तरह का जो है समीकरण बना रहता है। ये कितना आ गया? यहाँ पर आ जाइए। दूसरा तर्क क्या है कि राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। कुछ दलों को कुछ जातियों के मददगार और प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। तो कुछ दल जैसे कि बीएसपी को दलितों का हितचिंतक माना जाता था, अब तो बीएसपी मृत प्राय ही बची है। इसी तरह से समाजवादी पार्टी जब आती है तो जो यादव समाज है वो बड़ा खुश हो जाता है। इसी तरह से बीएसपी जो ये जब बीजेपी आती है तो इससे जो है ये जो सवर्ण समाज होता है वो खुश हो जाता है। जब कांग्रेस आती है तो वो किसी को खुश नहीं कर पाती बेचारी, उसे कोई खुश नहीं होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि कांग्रेस जाति निरपेक्ष पार्टी है। और आप सभी लोग देख लीजिए कि आप कभी भी वोट करेंगे तो कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस किसी जाति से जो है जोड़ती है अपने आप को नहीं। तो चाहे आप जितने पढ़े लिखे बनिए, लेकिन कहीं ना कहीं मूल में वह बात तो रह ही जाती है। ठीक है, और तीसरा तर्क क्या है कि एक मिनट रुकिएगा, ये कोचिंग है लखनऊ में, उसका मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ। तो पूछ रहे हैं कि आप कल क्लास लेंगे या नहीं। आज उन्होंने खुद अपनी तरफ से भाई बोला अच्छी कोचिंग है कि सर आप टेस्ट करिए, आज की क्लास आप ड्रॉप कर दीजिए। एक कोचिंग ये होती है, ये हर महीने में बुला करके कि सर जो पेमेंट है आकर के ले जाइए। एक जो है आपकी कोचिंग है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। तो जो सार्वभौम वयस्क मताधिकार है, यानी कि जो एडल्ट फ्रेंचाइज वाला मुद्दा है, वो भी यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो आपको जो है काफी प्रभावी नजर आएगा। जो एडल्ट फ्रेंचाइज वाला है वो कैसे है कि हालांकि एडल्ट फ्रेंचाइज की वजह से क्या हो गया कि अब सबको वोट करना है, लेकिन सबको वोट करने के बावजूद भी तमाम जो जब लोग वोट करने आए तो पार्टियां उनको जो है गोलबंद करने के लिए चली, और उन्हें भी जो है लोग तवज्जो देने लगे। अब देखिए ना कि प्रधानमंत्री भी जो है पैर पूजने लगते हैं, लेकिन कब पूजेंगे? जब चुनाव आएगा तब। ये समझिएगा कि यानी कि चुनाव का जो है असर है। वैसे कुछ भी करते हैं तो केवल चुनाव के नजरिए से ही करते हैं। तो उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हुई जिन्हें अभी तक छोटा और नीच माना जाता था, पर हमें एक पढ़े लिखे समाज को किसी भी जाति को छोटा या नीच नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब ये धारणा बन गई है कि चुनाव जातियों का खेल है, कुछ और नहीं है। तो ये कहते हैं कि नहीं, ये तर्क को पूरी तरह से आप एक्सेप्ट मत करिए। क्यों मत एक्सेप्ट करिए? क्योंकि देश की किसी भी एक संसदीय चुनाव का क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है, इसलिए हर पार्टी अब ये भी जो है आपको जो है काउंटर करना है कि क्या चुनाव में जाति ही सब कुछ है, और अब इसका काउंटर पहलू है कि जाति ही सब कुछ नहीं है। तो देखिए मेंस में इतना सटीक पॉइंट अगर आप लिख करके आए तो यूपीएससी आपके घर पालकी भेज करके आपको बुलवा लेगी, इंटरव्यू वगैरह नहीं कराएगी, मतलब कि बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। और बिल्कुल सटीक लाइन में दिया हुआ है कि किसी एक पार्टी अगर केवल जाति ही वोट करती तो जाहिर सी बात है कि सत्ताएं बदलती नहीं, लेकिन बार बार बदल बदल के सरकार आ रही है, क्योंकि वोटर तो उतने ही है लगभग। तो फिर क्यों पार्टियां जो है एक पार्टी हारती एक पार्टी जीतती है बार बार? तो इसकी वजह यह है कि केवल जाति का फैक्टर ही जो है प्रभावी नहीं है, और सभी दलों को एक से ज्यादा समूहों का जो है भरोसा जीतना पड़ेगा। इसका जो है सबसे पहले जो है आई थिंक इट वाज 2007 मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग का नारा दिया था। आज बीजेपी भी ये कर रही है। बीजेपी भी अब मुसलमानों में फूट डालने के लिए पसमानदा समाज जो मुसलमानों का है उसको जो है प्रमोट कर रही है। तो वो क्या कर रही है कि अब उसे पता है कि उसका वोट बैंक जो है पहले वाला खिसक रहा है, तो अब वो धीरे धीरे नए वोट बैंक पर जो है हाथ डालने की कोशिश कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि आप सिर्फ उसको लेकर के नहीं चल सकते। ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में क्या है कि ये रामविलास पासवान है, ये विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं, तो ये सभी लोग जो है, ये राजीव गांधी हैं, ये जो है उस जमाने के नेता रहे होंगे, ये शायद चंद्रशेखर सिंह रहे होंगे, अब नाम धीरे धीरे उनका भूल गया। ये लाल कृष्ण आडवाणी हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी हैं। तो ये तमाम लोग जो हैं वो देखिए जातियों का जो है वोट बैंक है, और उसको खोल खोल के ये देखिए कि लोगों को निकाल रहे हैं। यानी कि अब ये जो विश्वनाथ प्रताप सिंह ये मुसलमानों का जो है वोट बैंक लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनका वोट बैंक लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो चरावेती सभी लोग हैं। दूसरा तर्क देते हैं कि अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा हो तो अनेक पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे में कुछ मतदाताओं के सामने उनकी जाति के एक से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं, तो किसी जाति के मतदाता के सामने उसकी जाति का एक भी उम्मीदवार नहीं होता है। और यह होता है हमारे देश में सत्तारूढ़ दल वर्तमान सांसदों और विधायकों को अक्सर हार का सामना करना पड़ता है। बीजेपी क्या करती है कि अपने ही जीते हुए ज्यादातर उम्मीदवारों को बदल देती है। क्यों? क्योंकि जाति के रहने के बावजूद भी कहीं न कहीं उनकी छवि जो होती है वो महत्वपूर्ण रहती है। तो बीजेपी हमेशा अपने कैंडिडेट चेंज करती रहती है। मुझे लगता है कि गुजरात में भी इस बार बीजेपी ने करीबन 30% जो है, एक तिहाई से ज्यादा नए कैंडिडेट उतारे हैं। 33%। तो वही एक तिहाई वही तो हुआ ना।
तो जाहिर सी बात है कि केवल यही सब कुछ नहीं है, और जाति के अंदर भी राजनीति होती है, ये तीसरा इसका पहलू है। तो क्या जाति के अंदर भी, मतलब राजनीति में जाति है, तो क्या जाति और राजनीति के बीच एक तरफा संबंध है? नहीं, राजनीति भी जातियों को राजनीति के अखाड़े में ला करके जाति व्यवस्था, कहाँ चले गए भाई, आओ भाई आओ, नीचे आओ। सर आगे जा रहे हो, पीछे रह गया है, तो ये कहते हैं आगे जा रहे हो, ऊपर की साइड, ऊपर की साइड में। हाँ जी, ऊपर की साइड। हाँ नहीं, यही तो है, ऐसे ही तो है, यही लाइन यहीं से शुरू होगी। तो कहते हैं कि जातिगत पहचान को जो है प्रभावित करती है। सिर्फ राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं होती है, बल्कि जाति भी जो है वह राजनीतिग्रस्त होती है। यानी कि दोनों का आपस में अदल बदल करके जो है प्रभाव जो है वह पड़ता जरूर है ना। जाति अगर राजनीति को प्रभावित करती है तो राजनीति भी जाति को प्रभावित बराबर करती है। और कैसे करती है? हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है, सो पहले वह अपने समूह की जिन उपजातियों को छोटा या नीचा बताकर अपने से बाहर रखना चाहती थी, अब उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करती है। मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे वैश्य समाज में लोग मुझको जो है अक्सर करके बुलाते हैं, तो जहां पर जो वैश्य समाज का जो टॉप का लेवल है, जैसे अग्रवाल वगैरह है, वो जो उनकी जो वैश्यों में जो है नीचे की कास्ट हुआ करती थी, गुप्ता वगैरह, पहले उनके साथ वो जो है संबंध नहीं बनाना चाहते। आज भी वो शादियां नहीं करते हैं। अग्रवाल अपनी शादी कभी गुप्ता में नहीं करेगा, लेकिन अब कहीं न कहीं वो लोग कहते हैं कि हमको जो है सिर्फ वैश्य लिखना चाहिए। तो बहुत सारे जो है नेताओं ने अपने नाम के आगे या पीछे वैश्य लिख करके एकजुटता जो है देने की कोशिश की है। यहाँ तक कि जातियों के अंदर उपजातियों का समूह अलग से बना करके उनके बीच में एकता जो है स्थापित करने की कोशिश की है। और इसी तरह से लगभग सभी जातियों में है। क्योंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता नहीं पा सकती, इसलिए वह दूसरी जातियों को जोड़ने की कोशिश करती है। जैसे सवर्ण आपस में भाई भाई होने लगते हैं, दलित आपस में भाई भाई होने लगते हैं। तो कई बार जो है यादव, मुसलमान और दलितों को जोड़ करके जो है एक नया समीकरण जो है तैयार करने की कोशिश की जाती है। तो इस तरह से जो है राजनीति जो है लगातार इसको जो है प्रभावित जो है करने की कोशिश करती है, राजनीति मजबूर करती है। राजनीति में नए किस्म की जो है जातिगत गोलबंदी भी हुई है, जैसे अगड़ा और पिछड़ा करके। तो इस तरह से राजनीति ने जाति को और जाति ने राजनीति को लगातार जो है प्रभावित करने की कोशिश की है। तो ये मेरे हिसाब से इसका आखिरी पन्ना रहा है, और इसके बाद क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग क्वेश्चंस जरूर करिएगा। ये रंग भेद पर, चूंकि भारत में रंग भेद नहीं है, हालांकि होता है, वरना फेयर एंड लवली इतनी काहे बिकती। तो इसमें जो है ये एक बड़ी कविता है। आज भी अगर मैं आप लोग को बताऊं तो एक आंकड़े के तौर पर ये सोचिए, समझिएगा कि ज्यादातर ये अनहद नाम की जो है पत्रिका है। अनहद का मतलब है कि जिसमें कोई चोट ना हो। और ये पत्रिका जो है यहाँ पर एक स्टेटमेंट को सामने लेकर के आती है, आप इसको पढ़िएगा। पर मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं कि आज भी क्लास 4 की जो जॉब्स होती हैं, चपरासी वगैरह की, सफाई कर्मी वगैरह की, उसमें 35% से ज्यादा SC वर्ग होता है। और जबकि अगर जो है अपर क्लास में तमाम रिजर्वेशन के बाद अमरूद काल में आकर के भी अगर मैं बात करूं, तो अमरूद काल में आने के बावजूद भी इनका प्रतिशत 11 या 12% ही मात्र है, बहुत कम है। तो अभी भी वो आंकड़ा बना हुआ है। और ये पोएम जो है बहुत सार्थक यहाँ पर है। ये मैं चाहता हूं कि आप लोग जरूर पढ़िए कि इस मुल्क में पैदा होने की गलती करने वालों
चले जाते हैं जो विदेश बोलते हैं, पराई भाषा पहनते हैं, अजनबी पोशाक और भूल जाते हैं इस मुल्क को, उन्हें मेरा सलाम। और जो नहीं भूलते, सदियों तक पीटे जाने के बाद भी नहीं बदलते, ऐसे बेगैरतों से पूछता हूं मैं। ये दलित वर्ग के लिए है कि जो दलित वर्ग के लोग बाहर गए, जैसे मैं जब फॉरेन में पढ़ता था तो सूरीनाम वगैरह से बहुत सारे लोग मिलते थे और उसमें से ज़्यादातर लोग एससी कम्युनिटी के ही हैं, वो अपने आप को सूरीनामी ही मानते हैं। तो कहते हैं कि क्या कहोगे अगर किसी ने पूछा तुमसे क्या होता है छुआछूत, क्या यह ईश्वर की तरह ही अविनाशी है? मतलब जैसे ईश्वर नहीं कभी खत्म होगा, वैसे क्या छुआछूत भी खत्म नहीं होता? कैसा होता है यह छूत, किसकी तरह दिखता है? क्या वह खुद में कोढ़ की तस्वीर होता है या फिर धर्माधीशों का दुश्मन? क्या वह विधर्मी होता है, एक पापी या फिर नास्तिक? बताओ मुझे, क्या जवाब होगा तुम्हारा? क्या तुम बगैर हिचकिचाए कह सकोगे मैं ही हूं अछूत? इसी से मैं कहता हूं, इस मुल्क में पैदा होने की गलती करने वालों, तुम्हें अब गलती सुधारनी होगी, या तो देश छोड़ो या युद्ध करो। ये एक दलित चिंतक हैं, बाबूराव बागुल। मुझे लगता है कि ये मूल कविता जो है वो शायद मराठी में लिखी गई थी, मैं सही हूँ या गलत हूँ नहीं पता, पर इन्होंने जो है बहुत अच्छा लिखा है। इसके अलावा जो है ये डेटा भी आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको देखिएगा आप लोग जो है बहुत कुछ। ये कहते हैं कि जातिगत असमानताएं जो भी हुई हैं, वो जातिगत असमानताओं को देखिए। तो ये कहते हैं कि जातिगत असमानताओं का महत्वपूर्ण आधार आज भी जो है जाति रही है। तमाम लोगों के पास जो संसाधन है, मैं हमेशा ये मानता हूं कि जब भी एक समाज एक वर्ग दूसरे वर्ग को चाहे लिंग के आधार पर, चाहे जाति के आधार पर, चाहे धर्म के आधार पर दबाना चाहता है, तो वह संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए ऐसा करना चाहता है। आप कभी भी अगर उठा करके देख लीजिए तो वह ऐसा जो है क्यों करता होगा, उसको खोजने की, ढूंढने की कोशिश करिए और हमेशा आप ये पाएंगे कि इसकी मूल में जो वजह है वह हमेशा और हमेशा संसाधन है। और अगर संसाधनों के बंटवारे के तौर पर देखिए तो आप देखेंगे कि किसी भी गांव में जाइए, गांव की व्यवस्था में आज भी जो बड़े खेत होंगे, जो पक्के मकान होंगे, वो ज्यादातर शब्दों में कह रहा हूं 100% नहीं, वह सवर्णों के होंगे, और ज्यादातर जो टूटी फूटी बस्तियां होंगी, जो होंगी, ज्यादातर शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं, वो आज भी जो है दलितों की होंगी। खेतों पर आज भी अगर कब्जा देखेंगे तो हालांकि यादव कम्युनिटी ने जो है अमरूद काल तक आते आते अपने आप को काफी ऊपर बढ़ाया है, लेकिन फिर भी अगर दलित और सवर्ण के बीच का अंतर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप ये पाएंगे कि दलितों की स्थिति, उनका जो है आज भी वो, उनके पास खेत पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जबकि सवर्णों के पास खेत ज्यादा मात्रा में है। अगर आप देखिए तो औसत आर्थिक हैसियत जो खर्च के मामले माना जाता है, अभी भी वर्ण व्यवस्था के साथ गहरा संबंध दर्शाती है, यानी कि तथाकथित जो ऊंची जाति के लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, दलित तथा आदिवासियों की आर्थिक स्थिति खराब है, जबकि पिछड़ी जातियां बीच में। ये औसत पर बात की जा रही है। अब एक एक उदाहरण मत गिनना, ठीक है। जैसे मुझे जब मेरे टीचर पढ़ा रहे थे तो असगर सर थे, बहुत अच्छे जो है इकोनॉमी के जानकार थे, और वो जब उन्होंने पूरा डिबेट कराया तो मैंने खड़ा होकर के पूछा, मैंने कहा कि सर एक बात बताइए कि एक तरफ कृष्ण है, एक सुदामा है, आरक्षण किसको देंगे आप? वो बेचारे अवाक रह गए। पर मुझे इस चीज का उत्तर बाद में सूझा कि मैं तो औसत पर बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल पर बात नहीं हो रही है। हर जात में गरीब लोग हैं, पर भारी दरिद्रता यानी कि जो गरीबी रेखा सरकार तय करती है उसके आंकड़े अगर देखेंगे तो जीवन बसर करने वालों में सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में निचली जातियों के लोग हैं, ऊंची जातियों में गरीबी का प्रतिशत सबसे कम है, और इस मामले में भी पिछड़ी जातियां जो है वो बीच की स्थिति में आती हैं। आज सभी जातियों में अमीर के लोग हैं, लेकिन अमीरों का अनुपात जो है इनमें ज्यादा होता है। गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वालों को अगर देखिएगा तो अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग में 2000 तक के आंकड़े हैं, ये बहुत स्थिति नहीं बदली अभी भी। तो 45.8% अगर ये हैं तो एसटी जो है कितने हैं? ये मुसलमानों की अगड़ी जातियां अगर देखेंगे तो आप 26.8 हैं, यानी कि धार्मिक आधार पर भी देख लीजिए, और हिंदुओं की अगड़ी जातियां 11.7 है। ईसाइयों की अगड़ी जातियां अगर 9.6 है, और ऊंची जाति के जो सिख हैं
उनमें तो एक भी गरीबी रेखा के नीचे नहीं है, और अन्य अगड़ी जातियों को देखेंगे तो 6.7 है। टोटल देश का औसत 27 था, तो आप SC और ST की स्थिति देखिए। और शहरी क्षेत्र में जहाँ 23.4 है, कमोबेश यही स्थिति उनके यहाँ भी है। हालांकि अब जो ऊंची जाति के शिक्षक वो 4.9% है। आंकड़े आप लोग के लिए बहुत जरूरी है, नई किताबों में नए आंकड़े होंगे, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। और ये दिया हुआ है कि गरीबी रेखा से नीचे को 327 रुपये गाँव में और 455 रुपया शहरों में माना जाता है। अगर आज भी जो है वो मुद्रास्फीति की दर से इसको जोड़ दिया जाए तो भारत की 50% आबादी जो है गरीबी रेखा के नीचे आपको मिलेगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल जो है सारा पढ़ करके आइएगा, तब आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। किसी का कोई प्रश्न, कोई कुछ कहना चाहता है? सर फिलोसफी क्लास 9 बजे है ना? 9, 9:15 वो देख लेंगे कि कितने बजे एग्जैक्टली मैं शुरू कर पाऊंगा। ओके सर। सर अगर हम लोग से कोई नीति पूछे सर कि आप मतलब अगर आपको मतलब उचित पद दे दिया जाए जिसके पास शक्तियां हों, तो आप पिछड़ी जातियों को या फिर पिछड़े वर्गों को कैसे आगे लेके आएंगे? तो सर इसका क्या जवाब होगा? ये कल देंगे। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, लेकिन ये बहुत अच्छा प्रश्न है, तो इस पर कल जो है क्लास की शुरुआत में जवाब देंगे। आज की क्लास कैसी लगी आप लोग को? मजा आया आज की क्लास में? अंडरस्टैंडिंग बढ़िया बनी? जी सर। बस एक ही आदमी को समझ में आया, बाकी किसी समझ में नहीं आई? सर समझ भी आई और बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर। चलो बढ़िया है। तो कम से कम तुम लोग इतना तो जो है कम्युनिकेशन तुम लोग का होना चाहिए कि कम से कम अगर टीचर पूछे तो फीडबैक तो देना चाहिए ना। तुम लोग UPSC की तैयारी करने बैठे हो, कितने कमबख्त किस्म के तुम लोग इंसान हो। चलो लेकिन खुश रहो।